नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आधुनिक भारत के इतिहास का जो कोर्स हमारा चल रहा है ना, लेक्चर नंबर 30 आज हम पढ़ेंगे अंग्रेज़ों की भू राजस्व नीति। अर्थात अंग्रेज़ों ने टैक्स वसूलने के लिए, रेवेन्यू वसूल करने के लिए जो जो नीतियां अपनाई भारत में, उनके बारे में हमको अध्ययन करना है। मुख्य तौर पर 3 नीतियों के बारे में हमको पढ़ना है जो टैक्स वसूलने के लिए इन्होंने अपनाई है। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नीतियाँ अपनाई हैं, डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे बंगाल वाले इलाके में आसपास देखेंगे तो स्थाई बंदोबस्त है, उसके बाद ये दूसरी रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था है और तीसरी महालवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था है। ये अलग अलग तरीके हैं टैक्स वसूलने के। तीनों व्यवस्था से वो टैक्स ही वसूलते थे। मतलब टैक्स समझ रहे हैं क्या? भू राजस्व, रेवेन्यू कि मतलब ज़मीन से जो भी उपज हो रही है उसका कुछ हिस्सा किसानों से ये लेते थे। तो किस प्रकार से लेते थे वो अलग अलग, इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में तरीके अपना रखे थे, ये उनका नाम है। बेसिकली आधुनिक भारत के इतिहास में कई किताबों में अंग्रेज़ों की आर्थिक नीतियों के नाम से भी ये चैप्टर है। आर्थिक नीति मतलब पैसों से संबंधित नीति है ना, तो वही भू राजस्व मतलब ये भी एक तरीके का धन से संबंधित नीति है। तो या इस चैप्टर का नाम अंग्रेज़ों की भू राजस्व नीति आप कह सकते हैं, या अंग्रेज़ों की आर्थिक जो नीतियाँ थी भारत में उसी में ये अध्ययन करते हैं। ठीक, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अंग्रेज़ों की जो भू राजस्व नीतियाँ हैं। 3 प्रकार की नीतियाँ हैं बच्चों। स्थायी बंदोबस्त है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त है, महालवाड़ी बंदोबस्त। शुरुआत में मैं ओवरव्यू दूंगा, उसके बाद डिटेल में एक एक चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। फिलहाल आप मैप देखिए, मैप को ध्यान से देखिए। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ यहाँ पर, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए ये वाला इलाका आप देख रहे हैं, ये वाला इलाका, इस वाले इलाके में स्थायी बंदोबस्त अपनाई गई है। बंगाल और जो आपका उड़ीसा, बिहार और यूपी का कुछ क्षेत्र है, यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त अपनाई गई है। ठीक, इसके अलावा ये वाला इलाका देख रहे हैं आप, मैसूर, हैदराबाद इसमें आया था, बम्बई, सिंध, ये वाले इलाके में रैयतवाड़ी व्यवस्था अपनाई गई है। जबकि इस वाले इलाके में जिसमें पंजाब, दिल्ली, पटियाला, ठीक है, लखनऊ, नागपुर वाला क्षेत्र, यहाँ पर महलवाड़ी व्यवस्था अपनाई गई है। तो अब समझते हैं क्या है स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। ये बच्चों लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाई गई थी। हालांकि उसने डेमो के रूप में इसको शुरुआत किया था 1790 में, लेकिन उस समय डेमो के रूप में इसने शुरू किया था कि मतलब चेक कर रहा था कि क्या इससे बेनिफिट मिलते हैं। जब उसने देखा हाँ बेनिफिट हो रहा है, तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको परमानेंट वहाँ लागू कर दिया। इस व्यवस्था को स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कहते हैं। ये कहाँ कहाँ लागू हुआ था? बंगाल, बिहार, मुख्य तौर पर उड़ीसा वाले क्षेत्र में ये लागू किया गया था। इसमें इसका नाम स्थायी बंदोबस्त इसलिए है क्योंकि इन क्षेत्रों से, मैप में देखा आपने ना, इन क्षेत्रों से जो भी टैक्स लिया जाता था वो फिक्स होता था। जो भी रेवेन्यू लिया जा रहा है ना वो फिक्स है, उसका घटाया बढ़ाया नहीं जा रहा है। कि मतलब ऐसा नहीं कि पहली बार यहाँ से कुछ और टैक्स ले लिया गया और अगली बार यहाँ से बढ़ाया घटा दिया गया हो, नहीं, फिक्स कर दिया जाता था। ठीक, मतलब जो ज़मीन है, अंग्रेज़ों को पता होता था कि, उनको पता होता था कि इस ज़मीन से लगभग इतनी फसल उगेगी और उसका जो हिस्सा है उन्होंने फिक्स कर रखा था, हमको भैया इतनी ज़मीन के लिए इतना टैक्स चाहिए। तो ये स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था है जहाँ पे इन क्षेत्रों में जो टैक्स है उसका जो दर है वो फिक्स कर रखा था। इसके अलावा इस व्यवस्था की ये खासियत थी, ये यहाँ पर जो ज़मीनें हैं ना वो ज़मींदार को दे दी थी। ज़मींदार जो यहाँ पे ज़मींदार हुआ करते थे उनको वो ज़मीनें वहाँ पर दे दिया करते थे। अब उनसे मतलब रखते थे अंग्रेज़, तो ज़मींदारों से ही टैक्स वो वसूलते थे। और ज़मींदार क्या करते थे, उस ज़मीन का आगे किसानों को देकर उनसे खेती करवाते थे और उनसे टैक्स वसूलते थे। ठीक, तो यहाँ पर एक तरीके से ज़मींदारी प्रथा बहुत उभर के आई। ठीक है, और ब्रिटिश सरकार जो टैक्स लेती थी, राजस्व लेती थी, वो ज़मींदारों से मतलब रखती थी, किसानों से मतलब नहीं रखती थी। तो इससे ज़मींदार किसानों का बहुत शोषण करता था। उसके बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था बच्चों, रैयत नाम से पता लग रहा है, रैयत मतलब किसान।
किसान। तो इसका मतलब यहाँ पर जो ज़मीनें थी ना वो किसानों को डायरेक्ट दे रखी थी। यहाँ पर कोई बिचौलिया नहीं था ज़मींदार, डायरेक्ट ज़मीनें किसान को दे रखी थी। तो किसान ही उस ज़मीन का स्वामी होता था और वही वहाँ पर उगाता था, वहीं से जो अंग्रेजों को टैक्स देता था वो। और ये व्यवस्था टॉमस मुनरो ने चालू की थी 1820 ईस्वी में। ठीक है, ये सभी गवर्नर जनरल हैं। ये मुख्य तौर पर बम्बई, मद्रास और असम वाले क्षेत्र में, यहाँ पे देख लीजिए सिंध, बम्बई, मद्रास वाले क्षेत्र में है ये। ठीक, और थोड़ा बहुत असम वाले क्षेत्र में भी ये लागू किया गया था। अब ब्रिटिश सरकारों को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसान होती थी और यहाँ पर जो टैक्स की वैल्यू है वो बढ़ती घटती रहती थी उपज के हिसाब से। जैसे इस बार बारिश ज़्यादा हुई है तो फसल ज़्यादा हो गई है तो टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ता था। इस बार अकाल पड़ गया है तो फसल कम हुई है, टैक्स भी कम देना पड़ता था। और महलवाड़ी बंदोबस्त, महाल का मतलब होता है बच्चों गांव। महाल का मतलब क्या होता है? गांव। तो इस व्यवस्था में जो टैक्स देने की जिम्मेदारी होती थी पूरे गांव को होती थी। तो ज़मीनें भी क्या होती थी? पूरी गांव समाजी ज़मीन होती थी। गांव के मुखिया डिसाइड करते थे कि भैया इस किसान को इतनी ज़मीन मिलेगी, इस किसान को इतनी ज़मीन मिलेगी। ठीक, तो आपस में सब मिलकर पूरे पैसे इकट्ठा करके, टैक्स इकट्ठा करके मुखिया को दे देते थे और मुखिया जाकर ब्रिटिश सरकार को टैक्स दे दिया करता था। मुख्य तौर पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब में ये लागू की गई थी। हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा 1833 में इसको लागू किया गया। शुरुआत में 1793 में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि 1757 की क्रांति के बाद, 1757 का जो प्लासी का युद्ध है उसके बाद ही इनको बंगाल के कुछ इलाकों में टैक्स वसूलने का अधिकार मिल गया था। तो उस समय ये कैसे टैक्स वसूलते थे? तो उस समय ये टैक्स जो वसूलते थे ना ठेके पे देते थे। ठेके पे मतलब ठेके पे किसी व्यक्ति को ठेका दे दिया जाता था कि भैया यहाँ से पूरा टैक्स वसूल के हमको आप दे दो। तो इससे नुकसान ये होता था ना कि जो ठेकेदार है वो बेईमानी करता था। फिर इन्होंने 1764 में बक्सर का युद्ध जीता। तो बक्सर के युद्ध के बाद आपको मालूम है तो बंगाल, उड़ीसा, बिहार का बहुत सारा क्षेत्र इनके अधीन आ गया। तब इन्होंने उसके बाद 2 दीवान नियुक्त किए, दीवानों को नियुक्त किया, 2 दीवान नियुक्त किए। हालांकि नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं बता देता हूँ। पहला है राजा शितौब राय, राजा शितौब राय, और दूसरा रजा खां, रजा खां। ये 2 दीवान नियुक्त किए। इनको अधिकार दिया गया कि आप जाकर पूरा टैक्स वसूलिए इस क्षेत्र में और हमको दीजिए। लेकिन ये लोग भी चीटिंग करते थे, दीवान लोग भी चीटिंग करते थे। जो दीवानों को अधिकार दिया गया था टैक्स वसूलने का, ये व्यवस्था जो कहलाती थी इसका नाम था इजारेदारी व्यवस्था। क्या नाम था इसका? इजारेदारी व्यवस्था, इजारेदारी व्यवस्था। तो इससे बहुत सब परेशान थे। तो अंत में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1790 में स्थायी बंदोबस्त एक जो व्यवस्था थी इसको एक डेमो के रूप में, प्रैक्टिकल के रूप में शुरू किया, जिससे लाभ हुआ। तो इन्होंने 1793 में इसको हमेशा के लिए लागू कर दिया। ठीक है, तो ये ओवरव्यू बच्चों, ये पूरा ओवरव्यू है। अब डिटेल में देखते हैं। ठीक, अब डिटेल में देखते हैं। अब शुरुआत करते हैं स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था भी कहते हैं। इसकी विशेषताएं क्या हैं? सबसे पहले जानिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इसको शुरू किया गया है। 1790 में मुख्य तौर पर शुरू किया गया था, लेकिन 1793 में इसको स्थायी कर दिया गया। 1790 में टेम्परेरी शुरू किया गया था डेमो के रूप में, इससे लाभ हुआ तो 1793 में इसने इसको लागू कर दिया। मुख्य तौर पर बंगाल वाला इलाका, बिहार, उड़ीसा वाले क्षेत्र में लागू हुआ था, लेकिन बनारस और कर्नाटक के भी कुछ हिस्सों में इसको लागू किया गया था। इसमें ब्रिटिश भारत के कुल 19% भाग इस व्यवस्था में लागू थे। मतलब पूरे भारत में जहाँ जहाँ अंग्रेजों का अधिकार था उसका 19% पर यह स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू थी। ठीक,
और इस बंदोबस्त व्यवस्था में राजस्व की जो दर थी वो नियत थी। जो ज़मींदार था इसको बोला गया था कि भैया ये वाला गांव का पूरा इलाका आपके अधीन है और यहाँ से हमको मान लीजिए 100 रुपये, एग्ज़ाम्पल के लिए 100 रुपये का पूरा टैक्स वसूल होता है, तो 100 रुपये का 10/11वां हिस्सा आप हमको दीजिएगा और खुद 1/11वां हिस्सा रखिएगा। ठीक, तो ज़मींदार का क्या काम था कि जितना भी टैक्स फिक्स किया गया है उसका 10/11वां अंग्रेज़ों को दे देगा, 1/11 अपने कमीशन के रूप में खुद रखेगा और ज़मीन का मालिक यही होगा। ये चाहे ज़मीन बेच भी सकता है या उसको गिरवी भी रख सकता था, इतना अधिकार दिया गया है। ठीक, जिस बार ये टैक्स देने में नाकाम रहा, जो डेट फिक्स की गई है टैक्स देने की, उस दिन अगर शाम ढलते इसने अगर टैक्स नहीं दिया तो इससे वो ज़मीन छीन ली जाती थी, तो दूसरे ज़मींदार को नियुक्त कर दिया जाता था। इस व्यवस्था की मेन ड्रॉबैक ये था कि जैसे अंग्रेज़ों ने कहा कि भैया इस गांव से 100 रुपये टैक्स वसूलना चाहिए, तो ज़मींदार क्या करता था, यहाँ के किसानों का शोषण करता था। तो किसी तरीके से शोषण करके 100 रुपये की जगह 200 रुपये वसूल कर लिया जाता था। उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ। तो इसमें 100 रुपये में 10/11वां हिस्सा अंग्रेज़ों को दे रहा है, 1/11वां हिस्सा 100 रुपये का खुद ले ही रहा है और जो 100 रुपये एक्स्ट्रा वसूले वो भी इसकी जेब में जा रहे हैं। तो ज़मींदार और अमीर होता गया, किसानों का शोषण करता गया। कई किसान जो हैं वो इतने लाचार हो गए इन टैक्स को देने में कि वो बेगारी करने लग गए ज़मींदारों के यहाँ। बेगारी का मतलब बिना पैसे लिए काम करना। तो ज़मींदारों के यहाँ बेगारी करने लग गए, बिना पैसे लिए काम करने लग गए। इस तरीके से ये शोषण किसानों का बहुत ज़्यादा हुआ। ठीक, और इस व्यवस्था में ज़मींदार ज़मीन का पूरा मालिक था। वो चाहे तो बेच सकता था, चाहे किसी और ज़मींदार को नियुक्त कर सकता था, इतना अधिकार दिया गया था। और ये ज़मींदारी जो अधिकार था अनुवांशिक था। अभी जो ज़मींदार है उसके बाद उसका बेटा भी ज़मींदार बन जाएगा, तो यह अनुवांशिक था। ठीक है, इसके बाद ये जान लीजिए, मैंने बता ही दिया कि जितना भी टैक्स वसूला जाएगा यहाँ से या फिक्स किया गया है जितना टैक्स इस ज़मीनों से, उसका 10/11वां हिस्सा कंपनी का होगा, 1/11वां हिस्सा ज़मींदार का होगा। जिस दिन ज़मींदार को फिक्स किया गया है कि भैया इस डेट तक आपको लगान देना ही देना है, टैक्स देना ही देना है, अगर वो शाम ढलते सूरज ढलते वो नहीं दे पाया तो उससे ज़मीन छीन ली जाती थी। ठीक, तो इस व्यवस्था में देखा जाए इनडायरेक्टली बड़ा मालिक तो कंपनी ही है। भले मालिक बना दिया गया ज़मींदार को, लेकिन मेन मालिक तो कंपनी ही है, जब मर्जी ज़मीन छीन सकती है। अब स्थायी बंदोबस्त के प्रभाव क्या पड़े? किसानों का शोषण बहुत हुआ। मैंने आपको बताया कि मान लीजिए किसान के पास ये ज़मीन है, किसान के पास ज़मीन है और किसान ने यहाँ पर फसलें उगा रखी है और यहाँ पे अंग्रेज़ों ने डिसाइड कर रखा कि भैया इतनी ज़मीन पर मान लो 50 रुपये टैक्स लेना है, लगान लेना है, लेकिन 50 रुपये की जगह 100 रुपये वसूलने की कोशिश करता था ज़मींदार। तो किसानों का टॉर्चर होता था, शोषण होता था। ठीक है, और किसानों के अधिकार को नज़रअंदाज कर दिया गया। किसानों के अधिकार को नज़रअंदाज इस प्रकार कर दिया गया क्योंकि ज़मीनों का जो असली मालिक था ना वो किसान ही था बच्चों। उसके पूर्वज, उसके दादा परदादा जो थे वो ज़मीनों के मालिक थे, लेकिन उनसे ज़मीनें छीन ली गई और ज़मींदारों को दे दी गई। तो किसानों के अधिकार को नज़रअंदाज किया गया। तो किसानों को एक तरीके से वो ज़मीनें किराए पे मिल रही हैं, फसल उगा के अंग्रेज़ों को टैक्स भरना है। ठीक, ज़मींदारों ने किसानों से अधिक राजस्व वसूला, उनका शोषण किया, उनसे बेगारी करवाई। इतना ज़्यादा राजस्व वसूला कि कई बार उतनी उपज ही नहीं हो पा रही थी, उससे ज़्यादा उनको देना पड़ता था। लेकिन दे कहाँ से? इसलिए वो कर्ज के रूप में ज़मींदार मान लेता था कि भैया इतना पैसा कर्ज हो गया, और कर्ज वो कभी किसान उतार नहीं पाता था, इसलिए खुद जाकर बेगारी करता था ज़मींदारों के यहाँ। इवन वो मर जाता था तो उसके बच्चे जाकर बेगारी करते थे
तो ये ज़मींदारी प्रथा इतनी भयानक रूप धारण कर ली थी कि देश जब हमारा आज़ाद हुआ था तब भी ये व्यवस्था थी। इसी कारण से इसको हटाने के लिए आर्टिकल 23 भी लाया गया ना। आर्टिकल 23 में देखिए, बेगारी करने से रोका गया है, ठीक है, बलात्श्रम करने से रोका गया है। बलात्श्रम मतलब ज़बरदस्ती काम करवाना, ठीक है। दुर्व्यापार मतलब मानव का कहीं व्यापार ना हो रहा हो, ये सब रोका गया है ना। मानव का शोषण होने से आर्टिकल 23 में रोका गया है। इसके अलावा संविधान में पहला संशोधन किया गया 1951 में, और इसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो 9वीं अनुसूची के माध्यम से ज़मींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए गए, ठीक है। अब जैसे किसी किसी के पास 2-2, 3-3 गांव ज़मीनें हुआ करती थी, तो वो ज़मीनें सरकार ने ले ली और फिक्स कर दिया भैया कि इतना बीघा ज़मीन आपके पास या इतना हेक्टेयर ज़मीन आपके पास हो सकती है, इतना हेक्टेयर मतलब हेक्टेयर या किसी भी तरीके से एकड़ ज़मीन आपके पास हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। और इस व्यवस्था के कारण जो उदारवादी ज़मींदार थे, जो ईमानदार ज़मींदार थे, दयालु ज़मींदार थे, उनको बहुत हानि हुई। उनकी ज़मीनें अंग्रेज़ों ने छीन ली, क्योंकि फ़िक्स कर रखा कि भैया शाम तक जैसे पैसा देना है। लेकिन ये उदारवादी ज़मींदार होते थे, तो किसानों से जब पैसा वसूलते थे, कई किसान रोने लग जाते थे कि भैया पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, तो ये छोड़ दिया करते थे। जब इनके पास किसान इनको टैक्स ही नहीं दे पाएंगे, तो ये आगे अंग्रेज़ों को कैसे देंगे। तो इस प्रकार इनकी ज़मीनें छीन ली जाती थी, जो उदारवादी ज़मींदार थे। और जो एकदम कह सकते हैं कि निर्दयी ज़मींदार थे, वही इसमें सफल हो रहे थे। और कंपनी को इस व्यवस्था में आय की निश्चितता थी, मतलब फिक्स था कि भैया इतनी आय तो होगी ही होगी, ठीक है। और इसको हमेशा जो है अंग्रेज़ों को, कंपनी को निश्चित आय प्राप्त होती रही। ऐसा नहीं कि फसल ज़्यादा उग गई है तो ज़्यादा आय प्राप्त होगी, नहीं। या फसल कम उगी है, बारिश कम हुई है तो फसल कम उगी है, तब भी उतनी ही आय इसको प्राप्त होगी। तो इसमें घटाव बढ़ाव की व्यवस्था नहीं थी। जबकि इसके अलावा बाकी की दो जो बंदोबस्त व्यवस्था है, उसमें अधिक कम हो सकता था। इसके अंदर जो ज़मीनों को मापने में जो खर्च हो रहा है, सर्वेक्षण करने में जो खर्च हो रहा है, वसूली करने में जो खर्च हो रहा है, वो कंपनी का खर्चा नहीं होगा, वो ज़मींदार का खर्चा होगा। तो इसमें ये कंपनी को फ़ायदा था कि भूमि को नापना, सर्वेक्षण करना, वसूली करने में जो पैसा लगेगा, उससे कंपनी को कोई लेना देना नहीं था। वो ज़मींदार सब खर्च देखेगा, कंपनी को बस सूखा सूखा पैसा मिल जाएगा, ठीक। इस व्यवस्था के अंदर कंपनी को एक बहुत ही वफादार कम्युनिटी मिल गई, जो ज़मींदार थे, जो हमेशा अंग्रेज़ों को सपोर्ट करते थे, हमेशा अंग्रेज़ों का इन्होंने समर्थन किया। इवन 1857 की क्रांति हुई, उसमें भी इन ज़मींदारों ने हिस्सा नहीं लिया। भले ये इंडियन होते थे, लेकिन इन्होंने हिस्सा नहीं लिया, बहुत कम पैमाने पर हिस्सा लिया, क्योंकि ये समझते थे कि भैया हम ज़मींदार हैं तो अंग्रेज़ों की बदौलत हैं, इनका विरोध करेंगे तो हमारी ज़मींदारी भी चली जाएगी। तो एक जो वर्ग है ज़मींदार का, वो हमेशा के लिए कंपनियों के समर्थन में आ गया, इनके वफादार हो गए। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था। ये व्यवस्था टॉमस मुनरो के द्वारा 1820 में लाई गई। जितनी भी ज़मीनें अंग्रेज़ों के अधीन थी, उसके 51% हिस्से पर यह रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था लागू थी। सबसे अधिक जगह पर यह रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था लागू थी। मुख्य तौर पर मद्रास वाला इलाका, बम्बई वाला इलाका, सिंध वाला इलाका, इन इलाकों पर यह व्यवस्था लागू थी। इसके अंदर नाम से पता लग रहा है, रैयत मतलब किसान, किसानों को ज़मीन दे दी जाती थी, किसानों को मालिक बना दिया जाता था ज़मीन का, क्योंकि यहाँ पर जो ज़मींदारी प्रथा थी वो नहीं थी। यहाँ का कल्चर जो है ना, बाकी अन्य भारत के कल्चर से बिल्कुल अलग था। तो यहाँ पर जो किसान थे वो स्वतंत्र थे, इंडिविजुअल थे। तो इस कारण से जो ज़मीनें हैं वो किसानों को दी गई। और इसका एक और कारण था, क्योंकि ये पठारी इलाका, आप समझ रहे हैं पठारी इलाका है, तो पठारी इलाका होने के कारण जो खेती करने योग्य ज़मीनें हैं ना वो दूर दूर थी,
छोटा छोटा, जैसे छोटी ज़मीन यहाँ है, फिर छोटी ज़मीन यहाँ दूर दूर थी, इकट्ठे नहीं थी। जैसे उत्तर भारत में और पूर्व भारत में इकट्ठे थी, यहाँ पर इकट्ठे नहीं थी। तो इकट्ठे नहीं थी, अलग अलग क्षेत्र में छोटी छोटी ज़मीनें थी, तो किसानों को ही देना अच्छा फैसला था। यहाँ पर ज़मींदार अगर देख करते भी तो कितना कहाँ तक ज़मींदार मतलब देख रेख कर पाता, इसलिए छोटी छोटी ज़मीनें के कारण तो किसानों को ही देना अच्छा फैसला था। इसलिए यहाँ पर किसानों को ही मालिक बना दिया गया, ज़मीनों का जो मालिक है वो किसानों को ही बना दिया गया। ठीक, यहाँ पर दरें जो थी ना भू राजस्व की, वो स्थायी नहीं थी, उतार चढ़ाव होता रहता था। जैसी उपज हुई है वैसे ही वसूली होती थी, उपज ज़्यादा हुई वसूली ज़्यादा होगी। यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त आप जानते हैं 1793 में शुरू हुई है, जबकि 1820 में रैयतवाड़ी, क्योंकि पहले अधिकार अंग्रेज़ों ने इधर ही किया था ना, तो धीरे धीरे पूरे भारत में आए। तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से उनको सीख मिली कि भैया यहाँ पर तो फिक्स होगा, चाहे जो जितनी मर्जी फसल उगी हो। और यहाँ पर इनको ये भी मिला था कि भैया जो हम ज़मींदार हैं वो तो चीटिंग कर रहा है हमसे, किसानों का शोषण कर रहा है, अपना ज़्यादा ले रहा है, हमको कम दे रहा है। तो इन सब से अंग्रेज़ों को सीख मिली थी, इस कारण से उन्होंने इस क्षेत्र में रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। और इस व्यवस्था में जब किसान ही मालिक हैं और अंग्रेज जो कंपनी है वही वसूलेगी, तो कंपनी को ही तो अपने कर्मचारी नियुक्त करने पड़ेंगे राजस्व वसूलने के लिए, माप करने के लिए, ज़मीनों का सर्वेक्षण करने के लिए। तो सारा खर्चा किसका होगा? सरकार का ही होगा, सारा खर्चा कंपनी का ही होगा, अंग्रेज़ों का ही होगा। ठीक, अब रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था लाने का कारण सामाजिक कारण था भैया, कि यहाँ पर वो कल्चर ही नहीं था जो बाकी अन्य भारत में था, ज़मींदारी प्रथा वाला तो नहीं था। तो अगर ज़बरदस्ती अंग्रेज इन पर थोपते वो कल्चर, तो अंग्रेज़ों को भी बहुत कष्ट झेलना पड़ता। ये विरोध करते तब अंग्रेज इसी में परेशान रहते, तो आगे कैसे बढ़ पाते। इसीलिए जैसा सिस्टम था, जैसे सामाजिक स्थिति थी, वैसे ही अंग्रेज़ों ने उनके साथ व्यवहार किया। और भौगोलिक और स्थलाकृतियों के कारण, मतलब बताया मैंने, यहाँ पर खेती करने जो योग्य ज़मीनें हैं वो दूर दूर थी, तो एक एक किसान को ही देना जरूरी था, मतलब सही था, किसान ही मालिक होना सही था। इसके अलावा स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में जो ज़मींदार चीटिंग कर रहा था, जो यहाँ पर टैक्स की वैल्यू फिक्स थी, उन सब से सीख लेकर यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था नहीं लागू की गई, रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई। इसके प्रभाव क्या पड़े? रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था के क्या प्रभाव पड़े? देखिए, कोई भी चीज़ होती है कहीं तो उसके दो इफ़ेक्ट होते हैं, एक तो पॉजिटिव इफ़ेक्ट, एक नेगेटिव इफ़ेक्ट। ठीक है, कोई भी सिस्टम अगर लागू होता है या कोई भी बात होती है तो दो इफ़ेक्ट तो होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या पड़ा। किसानों को उसका अधिकार मिल गया भैया, किसान जो ज़मीन का असली मालिक था वो यहाँ पर असली मालिक बनाया गया, और विचोलियों का ख़त्म कर दिया गया। जो विचोली ज़मींदार थे वो शोषण किया करते थे, विचोलिए थे ना, वो अब समाप्त हो गए हैं। ठीक है, किसानों को भूमि का मालिकाना अधिकार, मालिक किसान है। सरकार और नागरिक के बीच जो अब है निकटता बढ़ गई है, अब डायरेक्ट किसान सरकार को ही एक तरीके से टैक्स दे रहा है, तो दूरियां जो थी सरकार और नागरिक के बीच में वो कम हो गई, नज़दीकियां बढ़ गई। ठीक, नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या पड़ा? इस बंदोबस्त व्यवस्था में कर की दरें बहुत अधिक थी और फिक्स नहीं थी, ज़्यादा ही थी। किसानों का शोषण यहाँ भी हुआ, किसानों का शोषण यहाँ भी हुआ, लेकिन यहाँ ज़मींदारों ने नहीं, यहाँ खुद सरकारी कर्मचारियों ने किया। ठीक है, अंग्रेजी कंपनी ने किया। कंपनी द्वारा किसानों पर वाणिज्यिक फसल उगाने का दबाव, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़बरदस्ती थोपा गया कि भैया ये वाली फसल उगाइए, जिसमें लगता था किसानों अंग्रेज़ों को कि इस फसल से उनका खुद का लाभ ज़्यादा है, वो फसलें उगाते थे। जैसे नील की खेती करवा दिए, तो जो कमर्शियल फसलें थी वो उगाते थे, खाद्यान्न फसलें नहीं उगाते थे, कम उगाते थे। ठीक, तो ऐसा देखा गया कि जो कमर्शियल फसलें उगा रहे हैं तो उसके बाद ज़मीनों की जो उपजाऊपन है वो कम हो जा रहा है, जिससे गेहूँ चावल ये सब सही से नहीं हो पा रहे हैं। उसके कारण अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है और लोगों का जो जीवन है वो संकट में पड़ गया है।
इसमें सूदखोरों का मतलब है जो ब्याज पर पैसे देते हैं, जो ब्याज पर पैसे देते हैं उनका उदय हुआ। क्योंकि भैया टैक्स देना है अंग्रेज़ों को, अब इस बार फसल नहीं हो पाई, टैक्स ज़्यादा है, तो क्या करते थे किसान, ब्याज पे पैसे उठाकर टैक्स के रूप में दे दिया करते थे। या इनके पास खाने के लिए नहीं है तो टैक्स पे ब्याज पे पैसे लेकर खाते पीते थे। तो सूदखोर बढ़ गए, सूदखोरों ने भी शोषण किया, सूदखोरों ने भी इनसे बेगारी करवाई। टैक्स वसूल नहीं टैक्स अगर मतलब ये ब्याज पे जो पैसे लिए हैं नहीं दे पाते थे तो किसानों से भी इन्होंने बेगारी करवाई, इनका शोषण किया सूदखोरों ने। अब इसके बाद महालवाड़ी व्यवस्था बच्चों, हाल्ट मैकेंजी के द्वारा 1833 में इस क्षेत्र में लागू किया गया। इसके अंदर ज़मीन का जो मालिकाना हक है किसी एक व्यक्ति को नहीं, पूरे गांव सामाजिक को दे दिया जाता था। पूरे गांव को उसका मालिकाना हक दिया जाता था कि मतलब ये बोल दिया भैया ये फलाना गांव है, इस पूरी ज़मीन का जो मालिक है ये पूरा गांव होगा, सामूहिक रूप से पूरा गांव होगा, किसी एक की ज़मीन नहीं है। तो महालवाड़ी, महाल का मतलब होता है गांव, तो नाम से ही पता लग रहा है, ठीक है। और जो पूरा गांव उसका मालिक हक है, तो जो टैक्स अंग्रेज वसूलेंगे वो पूरे गांव से वसूलेंगे, और उस गांव का कोई जो मुखिया होगा वो सबके किसानों से टैक्स ले लेकर और अंग्रेज़ों को दे देगा, ठीक। इसमें किसान व्यक्तिगत रूप से ज़मीन का मालिक नहीं होता था, जबकि सब गांव वाले उसके मालिक होते थे, ठीक। और राजस्व जमा करने का अधिकार गांव प्रधान का होता था। यह ज़मींदार भी आप समझ सकते हैं कि जो पूरे गांव का जो मुखिया है वो एक तरीके से ज़मींदार का रूप धारण कर ही लिया उसने, वो भी बाद में शोषण करने लग गया, मुखिया भी। इस व्यवस्था के जनक को कौन है, हाल्ट मैकेंजी। इसके अनुसार मुखिया को गांव में वसूले राजस्व का 83% अंग्रेज़ों को देना होता था और 17% वो खुद रखता था, 17% खुद रखता था। इसके अलावा 1833 में महालवाड़ी व्यवस्था की बर्ड योजना लागू की गई, जिसका जन्मदाता मार्टिन बर्ड था। मतलब ये जो महालवाड़ी व्यवस्था थी इसका एक संशोधित रूप था, ठीक है, इसका एक संशोधित रूप था। तो इसका जन्मदाता कौन है, मार्टिन बर्ड, ठीक। 1833 में भू राजस्व की जो दरें हैं वो निश्चित नहीं थी बच्चों, इसमें वो बदलती रहती थी, जैसे रैयतवाड़ी व्यवस्था में था वैसे ही। अब महालवाड़ी व्यवस्था लाए जाने का कारण क्या था, सामाजिक कारण वही कि इस क्षेत्र में परंपरा ही चलती आ रही थी, ऐसा सिस्टम ही चलता आ रहा था, कल्चर ही चलता आ रहा था कि लोग जो गांव थे वो एकदम एक दूसरे की हेल्प करने वाले थे। पूरे गांव के लोग मिलजुल कर काम किया करते थे, मिलजुल कर खेती करते थे। इसलिए अंग्रेज़ों ने वो ज़मीनें हैं पूरे गांव को सामूहिक रूप से दे दिया। तो जैसा कल्चर आ रहा है, कल्चर को हम चेंज भी नहीं करेंगे, हमको प्रॉब्लम भी नहीं होगी, तो उसी हिसाब से उन्होंने सिस्टम ही चला दिया। आर्थिक कारण, इस स्थायी बंदोबस्त जो प्रणाली थी ये वाली, इसमें जो राजस्व वो बढ़ाया नहीं जा सकता था, फिक्स था, लेकिन इसमें महलवाड़ी में वो बढ़ा सकते थे। इस कारण से ये व्यवस्था इन्होंने लागू की, महलवाड़ी व्यवस्था, ये आर्थिक कारण है। अंग्रेज़ों ने इसलिए महलवाड़ी बंदोबस्त लागू किया। अब इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ा, एक नकारात्मक इफ़ेक्ट है और सकारात्मक। नकारात्मक इफ़ेक्ट वही है कि भू राजस्व की दरें अधिक होने के कारण किसानों का शोषण हुआ। तो किसानों का शोषण बच्चों तीनों में हुआ, समझ लीजिए, कहीं ज़्यादा कहीं कम, किसानों का शोषण तीनों में हुआ। जो मुखिया होता था, जो लंबरदार था, वो आगे चलकर वो भी शोषण करने लग गया, ज़मींदार का रूप धारण कर लिया। जैसे स्थायी बंदोबस्त में ज़मींदार होता था उसी प्रकार का ये भी बन गया। सूदखोरों का उदय हो गया, ब्याज पर देने वाले पैसों, जो पैसे देते थे ना, उनका उदय हो गया। तो कई कई गाँव में देखा गया कि जो मुखिया था भैया वही सूदखोर बन गया, क्योंकि गांव का अमीर आदमी तो वही होगा, वही सूदखोर बन गया, तो वही शोषण करने लग गया। सकारात्मक इफ़ेक्ट ये है, किसानों को मालिकाना हक मिला, भले ही इंडिविजुअल नहीं मिला, लेकिन पूरे किसानों को सामूहिक रूप से मालिकाना हक तो मिला। और इसमें एक पॉजिटिव
सिस्टम ये था कि बाई चांस मान लीजिए एक गांव में 10 लोग हैं, 10 घर हैं। अब 9 के पास पैसे देने के लिए हैं, 10वें के पास नहीं है, तो बाकी 9 लोग उस 10वें भाई की मदद कर देते थे, 10वें किसान की मदद कर देते थे कि उसका हिस्सा इस बार टैक्स दे दिया करते थे। क्योंकि अंग्रेज़ों को मतलब क्या था कि पूरे गांव से सामूहिक रूप से लेना है, चाहे एक व्यक्ति दे चाहे सब गांव वाले मिल कर दें, तो एक दूसरे की इसमें मदद कर दिया करते थे। तो ये सकारात्मक इसमें व्यवस्था मतलब है, सकारात्मक इफेक्ट पड़ा ये। ठीक, तो इसके बाद बच्चों ये कंप्लीट होता है। और क्लास नोट जरूर ले लीजिएगा आधुनिक भारत के इतिहास के। श्री एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, श्री एजुकेशन एप्लीकेशन को, और क्लास नोट्स बहुत इम्पोर्टेंट है, ले लीजिएगा और ये पढ़िए और आप क्लास नोट से रिवीजन कर लीजिए। सबसे अच्छा तरीका पढ़ने का यही है, नोट्स बनाने का झंझट ही नहीं है। नोट्स बनाने में टाइम भी लगेगा, जब तक 3-4 चैप्टर आप लिखेंगे तब तक पूरा आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ने के बाद और ये क्लास नोट से 4-5 बार रिवीजन आपका हो जाएगा और वो अच्छा होगा। तो हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।